हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो स्टेइंग एट होम, बाहर नहीं घूम रहे। तो आज हम लोग फिजिक्स में 11th क्लास में यूनिट्स एंड डायमेंशंस का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर पे सेकंड क्लास हम कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे तो उनके लिए आई होप कि उनको भी समझ में आ जाएगा आज की क्लास में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आज हम उनकी डायमेंशंस यहाँ लिखेंगे और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आज आपको नजर आएंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ आपको डायमेंशंस यहाँ पे लर्न करनी पड़ेंगी, उनकी मगिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर आएगा आपके एग्जाम में, जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा या यूनिट टेस्ट होगा, जब भी आप स्कूल खुलेंगे तब आप जाएंगे, तो तब वो डायरेक्टली जो प्रॉब्लम्स उसके ऊपर आएंगी उनमें आपको उसकी जरूरत पड़ेगी जो आपने लर्न की होंगी डायमेंशन। तो मैं बताऊंगा साथ साथ कैसे उसको करना है। तो देखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला या उसका रिलेशन, फिर है डायमेंशनल इक्वेशन, और फिर है उसकी एसआई यूनिट। ठीक है, जैसे फर्स्ट में फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं एरिया। तो एरिया जैसे जो इसका फॉर्मूला है वो हमें पता ही है। इसका फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दोनों में लेंथ आ रही है, तो जब हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एरिया ए से ऐसे लिख देते हैं और इधर हम लिखते हैं L2। L2 का क्या मतलब है? L की पावर 2। इसका मतलब है, आप जो कुछ स्टूडेंट्स ने मिस किया वो उनको बता देते हैं कि फंडामेंटल जो होती हैं क्वांटिटीज हमारे पास जो है अभी, वो ये हैं। मास m से रिप्रेजेंट होगा, लेंथ L से होगा, टाइम T से होगा। आई थिंक अभी के लिए इससे काम चलेगा। 7 है वैसे, तो हम अभी 3 लिख रहे हैं। जैसे जैसे आती है तो फिर हम आगे लिखते हैं इसके बारे में भी। और इसमें एरिया में हम यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। सेकंड हम लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम। थर्ड स्पीड या वेलोसिटी। फोर्थ एक्सेलरेशन। जो लोग लिख सकते हैं इन पे लिखिए, ताकि मैं जब लिखूंगा तो आप मैच कीजिएगा फिर उसके साथ। लीनियर मोमेंटम। सिक्स्थ इज फोर्स। सेवंथ प्रेशर। ठीक है, जैसे वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो व्हेन यू राइट इन डायमेंशन फॉर्म वी, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूले का जो भी सिंबल दिया जाए। सो दिस इज L क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब। स्पीड को भी आप कैसे लिखेंगे? स्पीड जो है S से भी लिख सकते हैं, V से भी लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और साथ साथ इसको आप वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। स्पीड जो है S से या V से कैसे भी लिख सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? L से, नीचे टाइम है तो T की पावर आ गई -1। तो आपको पता ही है इसका SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, तो एक्सेलरेशन A विल गिव, ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी या स्पीड का हमने ऊपर लिखा है ना LT-1, इसको डिवाइड करते हैं टाइम से, तो यू विल गेट LT-2। तो SI यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तक जो भी हमने ये 3 है इनमें ही आ रहा सब। आप देखो मास तो आया ही नहीं अभी तक, तो इन्हीं में आ रहा है। लीनियर मोमेंटम, वैसे लीनियर मोमेंटम P से रिप्रेजेंट होती है, तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। 9th क्लास में हमने पढ़ा था। सो दिस इज P इज इक्वल टू मास कैपिटल M। अब वेलोसिटी का होता था LT-1। ठीक है जी, ये आता है इसमें। नाउ इसको कैसे लिखेंगे? मास को kg
और इसको मीटर पर सेकेंड। ये है तरीका इसको लिखने का। फोर्स F, ये तो सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ F लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू m मास, और एक्सेलरेशन अभी ऊपर किया था LT माइनस 2, MLT माइनस 2। तो ये हमारे पास जो है किसके अंदर मेजर होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे दिस इज ऑल्सो नोन एज n से न्यूटन, न्यूटन भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। प्रेशर, प्रेशर भी P से लिख सकते हैं आप, लिनोमेंटम भी जैसे P से लिखा हुआ है तो इतना मैटर नहीं करता। खैर ये अभी प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स ऊपर MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया नीचे आएगा L2, ये लिखा हुआ एरिया का, है ना। तो ये आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस, फाइनल लिख दिया, मतलब आप अरेंज करके इसको लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे लिखते हैं kg मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मीटर स्क्वायर से तो 1 मीटर नीचे बचेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। प्रेशर के बाद हमने यहाँ पे लिखा वर्क या फिर एनर्जी, एक ही बात है, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी जब हम लिखेंगे तो इसको हम लोग फॉर्मूला, हमें मालूम ही है वर्क और एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहता है। तो वर्क हम लिखते हैं, वैसे जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है अभी तो वरना इसको F डॉट S, दिस इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन जनरल लैंग्वेज वी कैन राइट दिस एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए तो ऐसे ही समझेंगे इसको, वी वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वर्क, फोर्स लिखते हैं पहले, फोर्स MLT माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो ML2T माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज रिटन इन जूल्स, ऐसा यूनिट जूल्स होती है, विच इज न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और जूल्स भी लिखते हैं। आप चाहें तो न्यूटन को इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 9th लिखते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी ये अब थोड़ा सा नया आएगा आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है H से। तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा मोस्ट लाइकली, अभी हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ा हो इसके बारे में, बट मोस्टली ने नहीं पढ़ा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज E एनर्जी इज इक्वल टू H इनटू फ्रीक्वेंसी। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज एनर्जी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में आएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट को, तो ये आपको पता ही है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी और वर्क सेम ही है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ML2T माइनस 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी होता है T माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में T माइनस 1 आएगा तो ऊपर T आ जाएगा। तो ये इसके हिसाब से ML2T माइनस 1 आएगा H। तो अभी लिख सकते हैं जूल्स सेकेंड, इसका आप जब फाइनल लिखेंगे दिस इज जूल सेकेंड, JS ऐसे लिखते हैं। जूल्स अब हमें पता ही है, न्यूटन मीटर सेकेंड, ये तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। तो ये 9 हमने लिखे हैं, आपको नोट कर लेने चाहिए ताकि बाद में आप कर सकें इसको, ठीक है। अपने आप को नोट्स भी बनाने हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, बिकॉज मैं इसको रब करके फिर और आगे लिखूंगा, ठीक है। तो अभी आगे लिखते हैं हम थोड़ा। अभी तक जितने आपने फिजिकल क्वांटिटीज देखी वो आपने उसमें से काफी सारी पढ़ी हुई थी। अब वाली जो हैं वो ऐसी आएंगी जो आपने पहले से नहीं पढ़ी हुई होंगी, तो हम बढ़ेंगे उनकी तरफ अब। तो टेंथ यहाँ पर देखते हैं, टॉर्क।
टॉर्क जो है दैट इज आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला अगेन इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज आर क्रॉस एफ। खैर ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आर से आप मतलब समझिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट समझिए बिकॉज वेक्टर है, और फोर्स है ये तो क्लियर ही है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टाउ, टाउ से इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली इसके जो डायमेंशन हैं टॉर्क की और वर्क की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, क्योंकि फोर्स और मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्टेंस, बट फॉर्मूला अलग है। तो दिस इज ml2t माइनस, तो ऐसा यूनिट जो है इसकी होती है न्यूटन मीटर। कोई बात नहीं, अलग कलर से लिखते थे उसको लिख सकते हैं, दिस इज न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट। फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉर्क। इसके बाद एक टर्म आती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये अब क्या करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, हर किसी को पढ़ना है। वेक्टर जब बात कर रहे हैं तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी, यस, जब भी मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर लगा हुआ ना देखो ऊपर साइन, जिन्होंने भी पढ़ा हुआ है अगर वेक्टर को थोड़ा सा भी, तो उनको पता होगा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ऊपर एरो डाल के उसको लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिप्रेजेंट वैसे आई से होता है, आई से करंट भी होता है, बट चलो आई से करेंगे अभी इसको रिप्रेजेंट। ये फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, बस अभी हल्का फुल्का आपको बस ये समझना है, ये होता है। तो इसको जब हम लिखेंगे, मास के लिए m होता है, डिस्टेंस के लिए होता है l, ये है तरीका। तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा सबको भी। किसी को अगर कुछ पूछना है तो चैट के थ्रू यू कैन ऑलवेज आस्क। अभी मैं आगे दिखाऊंगा इनका, बिकॉज ये अगर आपने नोट किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे के चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर में मतलब आगे जब हम जाएंगे तो इनका यूज कैसे होगा। वहाँ पे आपको 1 मार्क में पूछ लेंगे स्कूल के अंदर, तो ये बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशंस क्या है, तो आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने लिख लिया, देन 12th आगे इसको देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा से डिनोट किया जाता है। सबने अगर जिसने भी फर्स्ट क्लास अटेंड किया उसको पता होगा, जो थीटा है उसकी यूनिट क्या होती है, हम किस यूनिट में थीटा को मेजर करते हैं, इट इज रेडियंस। जनरली हम रेडियंस लेते हैं। रेडियन जो है वो एक डायमेंशनलेस चीज है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है ना, ये डायमेंशनलेस होता है। therefore when we are going to write about theta angle, so we say it is dimensionless, m0 l0 t0. There is a question that comes, write a quantity which has a unit but no dimension. क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं, write a physical quantity, तो याद रहेगा, write a physical quantity which has no dimension but it has unit, but unit होनी चाहिए उसके पास। यूनिट तो है ही रेडियंस, डायमेंशन नहीं है बट उसकी, तो ये तरीका है उसको लिखने का। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं, आंसर इज एंगल।
unit is radians and it is dimensionless m0 l0 20। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, वैसे ब्लॉक में बंद करके डाल दीजिए यहाँ, जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब मैं इसलिए आराम से इसको रब कर रहा हूँ ताकि अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो कर ले। बेटा देखो, अभी हम ना इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल हर चीज की नहीं बता पाएंगे। उसका रीजन ये बिकॉज अगर ये बताएंगे तो ये आगे के चैप्टर्स में आएगा। जैसे ये अभी हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो जनरली नहीं पढ़ाया जाता। तो इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उनका यूज आगे चैप्टर्स में आएगा। तो जब चैप्टर्स आएंगे तब हम एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि उस चीज का एग्जैक्टली मतलब क्या है। बट फॉर द टाइम बिंग आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या स्केलर है, इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि उसके डायमेंशंस क्या है, क्योंकि डायमेंशन लिखने के लिए आएंगे आपको। मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे आगे जब आएंगे, आगे बढ़ेंगे हम, तो आपको डायमेंशन जरूर आनी चाहिए, चाहे उस क्वांटिटी के बारे में ज्यादा समझ में आया हो या ना आया हो। ध्यान रखिए, आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आएगा ही समझ में। तो जैसे ये है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रिप्रेजेंट होती है ओमेगा से, हम ओमेगा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वैल्यू जब हम लिखते हैं इसकी, तो वो ओमेगा जो है उसको लिखा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे कि हम लीनियर वेलोसिटी के लिए लिखते हैं, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये थीटा तो हमें डायमेंशनलेस अपॉन टाइम है, तो t-1 आता है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो रेडियन पर सेकंड में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें 14 एंगुलर वेलोसिटी, देन कम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रिप्रेजेंट होता है अल्फा से। अल्फा जो है उसको चेंज, जैसे वहां लिखा था हमने एक्सेलरेशन के लिए, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑन टाइम, इसको लिखेंगे ऐसे अल्फा t-2। सो वी राइट दिस एज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। इसके बाद है ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सबको पता ही है किस तरह से लिखी जाती है, इट इज न्यू। ठीक है, न्यू से हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको पता ही है 1/टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/t, मतलब t⁻⁻1। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसको पर सेकेंड लिखा जाता है या हर्ट्स, hz हर्ट्स। ठीक है ना, तो आपने देखा एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी की भी सेम आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशन। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी खुद से लिखना पड़ेगा, लर्न होना चाहिए उस समय, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा, व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग डायमेंशंस। कई बार क्या होता है डायमेंशन इस तरीके से पूछ लेते हैं, वैसे तो आप इस तरह भी लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमने ये लिखा हुआ है तो भी ओके है। फिर भी एक वे होता है इसका, जैसे आपको P दिया जाता है ml t-1, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज लीनियर मोमेंटम। तो हम लिखते हैं इसमें 1 in m डायमेंशंस, ऐसे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम r, 1 in m 1 in l -1 in t। पावर्स को लिखा जाता है इस तरीके से, जो पावर, ये तरीका होता है लिखने।
खैर मतलब डायरेक्ट पूरा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अभी मैं ज़्यादा से रब करते हैं ये 13 तक, होपफुली सबने नोट कर लिया होगा इसको। देख ही रहे हैं काफी सारी हैं ये वैल्यूज। 16 से हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबको पता है इसके बारे में, जी है ना। फॉर्मूला जो होता है हमारा वो ये होता है F इज इक्वल टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर। जब हम इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे तो वो यहाँ ध्यान रखना है, फोर्स आर स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर, फोर्स है mlt-2 ये था, इनटू मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस के स्क्वायर को L2 को डिवाइडेड बाय m2। तो फाइनली जब इसको हम लिखेंगे, ऐसे लिखना नहीं होता वैसे, फाइनली लिखना होता है हमें, दिस इज m-1 L3 t-2, ठीक है बेटा। और यूनिट्स दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तरीका है इसका। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन कम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो कितने स्टूडेंट्स को इसका फॉर्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? 10th में बताया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो दिस इज अगेन डायमेंशनलेस। तो जब ये डायमेंशनलेस है तो जब मैं इसको लिखूंगा ये ऐसे बनेगा m0 L0 t0। इट हैज नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, डायमेंशनलेस है, इसकी यूनिट नहीं होती। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वेरी राइट। इट हैज नो डायमेंशन, नो यूनिट। क्वेश्चन पीछे क्लियर था ना, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट हो बट डायमेंशन ना हो, ठीक है। तो वो हम लिख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं हम 18th, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की तरह। फोर्स अपॉन एरिया जो है वो हम पहले भी देख ही चुके हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है ml-1 t-2, आप पीछे देख सकते हैं। तो ये वैल्यूज की आती थी, इसमें भी आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं, ये तरीका है इसका। ओके 16 पार्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो आपने पहले 9th क्लास में देखा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। फोर्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला अगर नहीं पता तो ये होता है gm1m2 बाय आर स्क्वायर, मास और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो हम फोर्स की लिखेंगे, आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे और m1m2 की लिखेंगे। ये मासेस हैं तो m आ गया, फोर्स पहले ही पता है mlt-2, उसको मल्टीप्लाई किया l से, तो उसको रिजोल्व करके लिखा, दिस इज -1 इन m, 3 in l, -2 in t। स्ट्रेस बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया को बोलते हैं। स्ट्रेस डिफरेंट टाइप का होता है, तो प्रेशर इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। आगे पढ़ेंगे हम इसको भी 11th क्लास में, जो भी साइंस ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो पढ़ेंगे। स्ट्रेस के बाद है स्ट्रेन। मैंने कहा था ना कुछ क्वांटिटीज नहीं आएंगी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए, बट मैं ये सारे फॉर्मूले और उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये हमने थोड़ा सा पढ़ा है। बिकॉज एग्जाम में ये सीधा आएगा, स्ट्रेस का लिखो, आप डायमेंशन लिखो स्ट्रेस की, तो आप वो उस समय नहीं बोल पाएंगे ना, बिकॉज ये सारी चीजें हम अभी नहीं पढ़ सकते फर्स्ट चैप्टर में, हमें लर्न करनी है बस इनकी डायमेंशंस। तरीका ऐसा ही है और ऐसे ही एग्जाम में भी आएगा, तो इसलिए आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो
अभी हम चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, तो यहाँ पे भी आप स्ट्रेन लिख सकते हैं, दिस इज M0 L0 T0, दिस इज अगेन डायमेंशनलेस, नो यूनिट। तो अभी तक ये देखिए, ये भी डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। एक है मॉडुलस। मॉडुलस हमारे पास तीन है, एक है यंग्स मॉडुलस, नाम है ये, ठीक है, यंग मॉडुलस, बल्क, BUL के बल्क मॉडुलस, बल्क नहीं है बल्क है, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो रही है। BUL के बल्क मॉडुलस। तीसरा है शियर मॉडुलस। ये चैप्टर जब आएगा, जब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होंगे उसके हिसाब से इनके डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आप देख सकते हैं जो भी मॉडुलस है उनके लिए स्ट्रेस का ही फॉर्मूला बनेगा, बिकॉज स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है। तो ये जो मॉडुलस है उसके लिए हमारे पास ML -1 T -2 ये बनता है, ठीक है जी। तो अभी इसकी यूनिट भी हुई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ऐसे इसको बोला जाता है। अब देख लीजिए इसको भी, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। ये वैल्यूज जो होती हैं ये कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल के लिए आता है, बिकॉज ये इलास्टिसिटी के लिए है ना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मटेरियल्स हैं बेसिकली जो इलास्टिक हैं, कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, तो इसलिए ये वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं किसी मटेरियल के लिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए बेटा। आप नोट कर लीजिए इनको, तो फिर हम आगे देखते हैं थोड़ा थोड़ा। आप सब लोग नोट्स जरूर बनाइए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे दोबारा। बेटा मॉडुलस बेसिकली क्या है, ये तीन टाइप के मॉडुलस होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस जो अप्लाई होता है किसी भी मटेरियल पे, उसके हिसाब से मॉडुलस लगाते हैं। तीनों मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से डिनोट किए जाते हैं। जैसे हम जो स्ट्रेस हम यूज करेंगे उसके हिसाब से मॉडुलस आएगा। बट जो मॉडुलस है तीनों, उनका फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेस फिक्स है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उनकी यूनिट बन जाती है और ये फिक्स हो जाता है, उनकी डायमेंशन फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए बस इससे ज्यादा नहीं समझना हमें, मतलब इतना ही करना है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, हमें आता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के से आता है, दिस इज फोर्स इज इक्वल टू K इंटू एक्स। ये K है, फोर्स है, और ये उसकी एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वैल्यू आ जाती है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स होता है MLT -2 अपॉन लेंथ करेंगे तो MT -2 बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं न्यूटन पर मीटर, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर MT -2, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, फोर्स इज इक्वल टू दिस, यहाँ आएगा एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी देखेंगे उसको आगे, जो आपने सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं अभी आगे देखेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो F इज इक्वल टू KX होता है। एक्चुअली स्प्रिंग जो है उसके ऊपर फोर्स लगती है जब F,
तो स्प्रिंग कांस्टेंट वो प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के या कंप्रेशन के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो F इक्वल टू KX है, फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो F न्यूटन में मेजर होगी, X मीटर में मेजर होगा, तो K न्यूटन पर मीटर में मेजर होगा। तो फोर्स अपॉन X को रख के आप ये पता कर सकते हैं उसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस विल कम 100% इन योर एग्जाम हुआ तो पक्का आएगा, इसलिए इसको याद रख लेना। ये है फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है। फोर्स तो सारी डायमेंशन तो एक ही जैसी हैं। फोर्स, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज एरिया, एरिया ही पता है, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ऐसे इसको हम बोलते हैं। तो जब आप इसकी डायमेंशंस लिखते हैं, इसकी डायमेंशन देखिए आप क्या वैल्यू आएगी इसकी डायमेंशन में। जो फोर्स है उसकी वैल्यूज लिखिए, नीचे एरिया से डिवाइड कीजिए, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है तो पहले यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट भी लिख देते हैं, फिर उसके बाद वापस आगे ऊपर इसको लिखते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट जब भी कभी किसी के साथ लग जाए, ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर पर यूनिट लेंथ, ग्रेडियंट मतलब डिवाइडिंग बाय लेंथ। तो दिस इज वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता ही है LT माइनस 1 अपॉन लेंथ करेंगे तो ये आ जाएगा T माइनस 1, ठीक है, पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर जब इसको लिखेंगे। तो अभी इसको लिखना है हमें, जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो इसकी हम लिख रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये है फोर्स MLT माइनस 2, डिवाइड करते हैं उसको एरिया से, MLT माइनस 2 बाई L2, तो ML माइनस 1 T माइनस 2, तो ML माइनस 1 T माइनस 1 आ गया इसका। इक्वेशन आप लिखेंगे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये तरीका है। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आप कर सकते हैं। फोर्थ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये डिनोट होता है कैपिटल R से। अच्छा, फॉर्मूला इसका क्या है, इसके फॉर्मूले में आप PV इक्वल टू nRT, काफी फेमस सा फॉर्मूला है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसको हम यूज करके लिख सकते हैं। वैसे R की वैल्यू जो है वो अगर हम लिखें 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन लिखते हैं, या फिर ये तब लिखते हैं जब P और V ऐसा यूनिट में हो। प्रेशर हम डाल रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम डाल रहे हैं मीटर में, नहीं तो ये लिखते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है उसके बारे में R इक्वल टू 8.3 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है, बिकॉज ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यूज इनकी फिक्स है, ठीक है। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को ऐसे यूनिट में लेते हैं तो ये बनता है, जब हम प्रेशर को लेते हैं एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लेते हैं लीटर में, तो फिर हम ये यूज करते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ R आपको फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार इसका डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हैं। क्या तरीका है डायमेंशनल इक्वेशन बनाने का, आप देखिए, ये यूज करना है हमें, जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन के लिए आपको पता होगा ML 2T माइनस 2 पर मोल पर केल्विन, ये तरीका है लिखने का, ठीक है बेटा। ये तो जूल का हो गया, MLT माइनस 2, मोल का एज इट इज आता है मोल, और ये है टेम्परेचर, इसका केल्विन आता है। मतलब पर मोल लिखने का मतलब है ये मोल के साथ ही होता है, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। यूनिट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी दी है, जूल्स पर
मोल पर केल्विन, ये है तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। 25th एक होता है इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको लिखते हैं के से। जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है r by n0। r ये है, n0 एवोगैड्रो नंबर है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू, r की वैल्यू 8.3 और एवोगैड्रो की वैल्यू 6. दिस इज 8.3 upon 6.02, 10 की पावर 23। सो यू विल गेट 1.2 into 10 की पावर -23 जूल्स पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। तो इसमें बेसिकली n0 तो डायमेंशनलेस है ही, r की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, ml2t-2, और मोल खत्म हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये r by n0 एवोगैड्रो के उससे हमारे पास आ चुका है ml2t-2 k-1, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये पर मॉलिक्यूल है। ये देखिए, ये इसकी ना, वहां पे मोल्स है, मोल, यहाँ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का तो नंबर होता है ना, कोई डायमेंशन नहीं होती। जूल पर केल्विन है बेसिकली, क्या आएगा आंसर, याद रखना बेटा, ये गड़बड़ हो जाती है कल। ठीक है, तो अभी ये तो आपने 25 टोटल जैसे पढ़ लिए हैं, तो हम और आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को लग रहा है कि कोई चीज क्लियर नहीं हुई है अभी तक, तो आप उसको पूछ सकते हैं हमें, हम आगे थोड़ा सा देखते हैं फिर। ओके, तो जो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला P = nRT नहीं है, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आती हैं, जैसे आप V = IR पढ़ा था आपने, तो उसके अंदर ओके, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेसिकली ये केमिस्ट्री के चैप्टर में आएगा, कहीं पे चैप्टर नंबर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगा, जब गैस के बारे में आप पढ़ेंगे, गैस लॉस के बारे में, तो P = nRT आएगा। T प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। R की वैल्यू फिक्स होती है 8.3। आप 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन यूज करते हैं तब जब प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, और R की वैल्यू 0.0821 आप पुट करेंगे तब जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ना, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, बाकी दोनों तो ठीक है, ये मोल्स में, ये टेम्परेचर केल्विन में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में। इसके अंदर प्रेशर जो आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा मीटर क्यूब में। ठीक है बेटा, ये है कॉन्सेप्ट, लर्न ही करना है अभी तो यार, दे रहा हूँ बस इस चीज की नॉलेज, करना अभी इस पे यूज होगा नहीं इतना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा इसमें, है ना। और एक ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आगे आएगा, जो फिजिक्स की सेकंड बुक है उसके अंदर एनसीईआरटी में आएगा आगे। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो है R by n0। R है गैस कांस्टेंट और n0 जो है दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो जब इसको R by n0 करते हैं तो ये फाइनल आ जाता है जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। तो बेसिकली मॉलिक्यूल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो जूल पर केल्विन है, तो हमें वही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जूल पर केल्विन लिखना है हमें, तो जूल्स आप यहाँ से देख सकते हैं क्या वैल्यू है, ये है ml2t-2 और केल्विन k-1। तो मोल इनवर्स हट जाता है सिर्फ, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये डायमेंशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 26 एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर ये k से डिनोट होता है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो है 2π/λ। तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन तो बहुत आसान है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये हो जाएगा L-1। ऐसा यूनिट है पर मीटर। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्स BOLTZMAN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये है वैल्यू। आर जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में वही है जो यहाँ यूज कर रहे हैं हम, आर वही तो सेम यूज कर रहे हैं ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तभी तो 8.3 लिखा था, ठीक है, ऐसा यूनिट के लिए उसकी वैल्यू बताने के लिए कांस्टेंट्स हैं। ओके, तो के की वैल्यू ये है फिक्स, आर की वैल्यू ये 2 है, ठीक है, अभी के लिए। तो ये एंगुलर वेव नंबर है के, 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं ऐसे, 27 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको भी ओमेगा से लिखा जाता है, ये भी आगे चैप्टर्स में आएगा। सो वी राइट दिस एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। तो ये हम जब लिखेंगे इसकी वैल्यू तो ये भी t-1 आएगी, तो हम इसकी भी यहाँ पर वैल्यू रेडियन पर सेकेंड या एस इनवर्स लिख सकते हैं। पावर, पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, तो जब आप पावर की वैल्यूज लिखेंगे, वर्क आपको बताइए क्या, ml/t-2, दिस इज ml/t-2 है, एक और आ गया -3, तो हमें मालूम ही है पावर जो है दैट इज जूल्स पर सेकेंड और वॉट, ऐसा यूनिट इसकी ये है, जूल्स पर सेकेंड और वॉट, ठीक है, ये तरीका है। मैं इनको रब कर रहा हूँ, दोनों खतरनाक से एक्सप्रेशन है, इनको रब करते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है पावर बाय एरिया, ठीक है, इंटेंसिटी को भी यहाँ आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी यहाँ जब इसका वैल्यू लिखेंगे, दिस बाय एरिया है, बाय एरिया कितना होता है, L2 होता है, वो L यहाँ खत्म हो गया, MT-3, वो L0 हो गया बेसिकली, है ना, तो ये आ जाए वॉट पर मीटर स्क्वायर और जूल्स पर मीटर क्यूब, सॉरी ये वैल्यू आ जाएगी जूल्स पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में k की वैल्यू है r/n0, k इज रिटन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय n0, n0 इज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। देन कम्स रेट ऑफ फ्लो, दिस इज q, रेट ऑफ फ्लो जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास एरिया इनटू वेलोसिटी, बोलते हैं वॉल्यूम पर सेकेंड, ऐसे भी मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम कितना है L3t-1, आप जैसे भी ले सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी करेंगे तो भी आ जाएगा, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक आता है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर R से हम डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है रो VD बाय ईटा, रो हो गया डेंसिटी, मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, V है क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी ये पूछना नहीं है प्लीज, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी बस बता, वेलोसिटी है, D डायमीटर ऑफ ट्यूब, इसमें फ्लो करता है ऑफ ट्यूब, एंड ईटा, ये तो पीछे हमने लिखा ही था ईटा के बारे में, अगर आपको ध्यान हो मैंने कहा था आएगा पक्का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है बेटा, ये जब ये सारी वैल्यूज आप डालेंगे
तो आपको पता चलेगा इनकी डायमेंशन जब डालेंगे कि ये डायमेंशनलेस है, M0 L0, दिस इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो बेसिकली हमारी मेनली यही फंडामेंटल क्वांटिटीज हर जगह यूज हो रही हैं जो है। वैसे इसके अलावा भी हैं 4 और मोल्स है जो हमने यूज की थी बीच में, और इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। जो बच्चों ने नहीं किया अटेंड किया है, ये करंट मोल्स, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कहीं पे नहीं आएगा अभी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मोस्ट लाइकली आप ये दोनों साल 11th एंड 12th कहीं पे भी नहीं इसको कैंडेला हम लिखते हैं, इसकी यूनिट कैंडेला। ऐसे यूनिट 31 की नहीं है बिकॉज ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस कोई यूनिट नहीं, ठीक। एक और हम देखते हैं इसमें, दैट इज सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 32 मैं यही लिख देता हूँ उसको। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स ऑन लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे, दिस इज एम टी माइनस टू, बिकॉज फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, बाय एल कर दिया तो यार। तो आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, ऐसे लिख सकते हैं आप। बताइए, मैंने कहा था बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी बस एक वेलोसिटी है, अभी यही समझेंगे, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी वेलोसिटी होती है जिसके बियॉन्ड जो लिक्विड का फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो अभी फायदा नहीं है उसको खींचने का, बस ये समझ लो फाइनल वर्ड आपको बताएगा क्या चीज है, मतलब ये वेलोसिटी, वो वेलोसिटी है। बाकी और चीजें हम नहीं अभी डिस्कस कर सकते उसमें, ठीक है। 7th फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, नाम बता दो एक बार। 7th फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, नाम बताओ उसका क्या था, लिख के बता दो इधर क्या था एक बार चैट पे। अच्छा ये पूछ रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये मैंने कहा था आपको बस अभी ये समझनी है कि ये रिलेटेड टू लाइट है। तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, फोटोन से लिंक्ड होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, छोड़ दो अभी इसको, है ना। बस ध्यान रखना है साथ होती है। तो ये है जो हमारे काम की, हम उस पर फोकस करेंगे। जैसे अभी आज देखा आपने ये 3 सबसे ज्यादा काम किए हैं एमएलटी, इन पे सबसे ज्यादा चीजें बनी है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी है बट इसके ऊपर क्यों इतना टाइम हम देंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अब इस चैप्टर में। होपफुली ये नोट कर चुके होंगे सारे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। 32 जो है दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड्स के लिए होती है जनरली,
गैसेस के लिए भी दी, लिक्विड के लिए। तो बेसिकली किसी भी लिक्विड का सरफेस जो है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस पे टेंशन डेवलप होती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उससे हमने डायमेंशनल इक्वेशन बनाई। फोर्स लिखी ऊपर mlt-2, बाय लेंथ लिखी l। तो mlt-2 बाय l में l कैंसिल हुआ, mt-2 आ गया। और यूनिट हम यहाँ से बना सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे है, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डाल दिया है। ठीक है, वो हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये 4 है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये 4 है। तो कैसे इनके बारे में लिखना है? डायमेंशन, दोज वेरिएबल्स या दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have dimension, इनके पास डायमेंशन है, and whose value varies, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, वो डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम एग्जांपल इसके हैं, जैसे डिस्टेंस है, इसके बाद डायमेंशन भी है, ये अलग अलग वैल्यूज लेता है, कभी 10, कभी 5, कभी कुछ। ऐसे स्पीड, ऐसी एक्सेलरेशन, ऐसे ही फोर्स, ऐसे ही प्रेशर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज मैक्सिमम इसमें आती हैं। इसमें दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have dimensions, इनके पास डायमेंशन तो है, and whose value is constant, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। एग्जांपल बता सकते हैं आप इसमें क्या, चैट के थ्रू? ऐसी जिनके पास डायमेंशन था बट वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जैसे गैस कांस्टेंट आर, क्योंकि डायमेंशन तो है ही। अभी हमने पढ़ा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, इट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर लिखा था, एवोगैड्रो नंबर। ओके, एवोगैड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशन नहीं है, तो वो नहीं आएगा इसमें। एवोगैड्रो नंबर इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, डायमेंशनलेस है। तो नेक्स्ट है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which do not have dimensions, डायमेंशन तो नहीं है बट their value varies। क्या है वो? जैसे उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसके एग्जांपल में डायमेंशन तो नहीं है बट वैल्यू चेंज होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं स्ट्रेन। ठीक है, ये वैल्यूज आप देख सकते हैं, इनमें वैल्यू चेंज बट डायमेंशन नहीं होगी, बट वैल्यू चेंज हो सकती है। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है,
और डायमेंशन भी है, तो वो यहाँ आता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, डायमेंशन भी है, वैल्यू कांस्टेंट है, इधर आएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज which do not have dimensions and their value is constant, उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो वो सारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल सारी वैल्यूज 1 2 3 4 ये सब लिखते जाएंगे हम, पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये सब इसमें आते हैं। राइट, स्ट्रेन इसमें आएगा, इसमें पाई वगैरह नहीं आएगी, उनकी वैल्यू फिक्स है ना, या बोल रहा है वैल्यू वेरीज, इधर नहीं आएगा, ठीक है। इस कैटेगराइजेशन इज इम्पोर्टेंट, अगर आप ठीक से कैटेगराइजेशन में नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये भी क्लियर हो गया आपको, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह से हमें लिखनी है। आगे बढ़ते हैं उसमें। एवोगैड्रो नंबर, ओके, एवोगैड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू भी फिक्स है और डायमेंशन भी नहीं है। एवोगैड्रो नंबर एंड नॉट, वी कैन राइट एवोगैड्रो नंबर, राइट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस पे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हमारे यूज क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के, तो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के तीन मेन यूज हैं जो हम लिखते हैं। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट one system of units to other, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूलास, इट इज यूज्ड टू डिराइव फॉर्मूलास, फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हमें करना है। तो टोटल क्वांटिटी Q इज N1 U1, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये बेसिकली ये था, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन यूनिट 1, जैसे मैं भी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू
दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि हमें अगर कन्वर्जन हमें पता है कि ये 10 मीटर्स है, ठीक है, तो ये इतने सेंटीमीटर भी है, तो ये बेसिकली N1 है, ये U1 है, ये N2 है, ये U2 है। बट ये इतना मतलब इजी तो नहीं आएगा ना क्वेश्चन में, तो हमें पूरी यूनिट्स हो सकती हैं गिवन हो, जैसे अलग इतनी सारी हमने टाइप पढ़ी हैं, उनमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे उसकी वैल्यू अगर आपको पता है ऐसा यूनिट में, तो सीजीएस में पूछ लेंगे क्या होता है, सीजीएस क्या होती है हम देखते हैं, अभी कोई स्टूडेंट्स ने करा नहीं होगा ये पहले, तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे किसी भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है U1, वो मान लेते हैं एक्सप्रेस हो रही है MLOT में ऐसे, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। ऐसे U2 जो है वो एक्सप्रेस हो रही है M2 A, L2 B, T2 C। ये बेसिकली क्या है, M1 L1 T1 SI यूनिट हो गए, M2 L2 T2 C CGS यूनिट हो गई। CGS मतलब मास, जैसे SI यूनिट kg होता है, CGS में ग्राम होता है, लेंथ SI में मीटर होता है, लेंथ CGS में सेंटीमीटर होता है, टाइम सेम रहता है। तो पावर ABC कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, पावर में 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। जब हम इसको इधर लिखते हैं, जैसे हमें N1 U1 U2 पता होगा, N2 पता करना है, तो वी राइट इट लाइक दिस, N1 U1 by U2। फॉर्मूला हम बना लेते हैं इसका, फिर हम इसको यूज करेंगे, जैसे M1 by M2 पावर A, L1 by L2 पावर B, T1 by T2 पावर C। ठीक है, आइए इस पे आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम्स। अभी पहले तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहली चीज जो है वो ये मालूम होनी चाहिए कि न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और डाइन्स किसकी यूनिट है, वो भी तो फोर्स की है, सेम क्वांटिटी की यूनिट होनी चाहिए, बट वो सीजीएस यूनिट है, एक एसआई यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है। न्यूटन एसआई यूनिट है एंड डाइन्स इज सीजीएस यूनिट। ऐसे तो ये 9th में भी बताया जाता है, बट चलो। तो अभी इसको करने के लिए हमें न्यूटन जो है 1 न्यूटन, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन को। न्यूटन जो है वो उसका फॉर्मूला जो आता है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ फोर्स। न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन जो है फोर्स की कहती है MLT माइनस 2, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करना है, तो दिस इज N1, इसका हमें N2 पता करना है। डाइन CGS होता है, तो उसको हम अभी यहाँ देखेंगे, तो यूजिंग फॉर्मूला देखिए कैसे हम लगा रहे हैं इसका, N2 इज इक्वल टू N1, ठीक है बेटा, यही लगाएंगे, M1 by M2, पावर तो कुछ है नहीं इसकी 1, L1 by L2, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा T1 by T2, इसकी पावर है माइनस। तो अब आपको वैल्यूज लिखनी है, N2 की वैल्यू क्या थी, N1 की वैल्यू क्या थी 1, 1 न्यूटन का कन्वर्जन करना है M1। तो ये हमें पता है SI है, ये CGS है, ये मालूम होना चाहिए पहले से, बिना इसकी नहीं बात बनेगी। वैसे क्वेश्चन जो है फिक्स्ड है, जो आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, एक और बताऊंगा, उन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन। तो SI यूनिट में न्यूटन में, मास किस में होता है, kg में, ठीक है ना, सबको पता ही है। डाइन्स में ग्राम्स में होता है, लेंथ किस में होती है, मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, CGS में। मैंने बताया था टाइम सेकंड में ही रहता है दोनों में, टाइम खत्म। तो अभी यहाँ जब सॉल्व करेंगे, 1 kg कितने ग्राम्स होता है, 1000, तो ये 1000 आ जाएगा, यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और ये 1 आ गया। बेसिकली N2 की वैल्यू आ जाती है 10 की पावर 5। तो इसका मतलब कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं, N2 10 की पावर 5 का मतलब है 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन्स होता है। डाइन्स इज ए CGS यूनिट, न्यूटन इज SI। ये तरीका है इसको, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
convert 1 joules into ox. अगेन ये क्लियर होना चाहिए पहले, दिस इज SI, दिस इज CGS. ट्राई कीजिए आप लोग इसको, जिसको नोट करना है नोट भी कर सकता है, बाकी ट्राई कर लीजिए, फिर हम आगे देख लेते हैं एक बार. स्टार्ट. हाँ जी, गुड. मयंक ने किया इसको. 1 joules is how many ergs? It is 10⁻⁷ ergs. वेरी गुड. तो ध्यान देते हैं इस तरफ, N1 is 1 U1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं MLT -2 M1. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. तो N2 we need to find, and U2 again it is the same, M2 L2 T2 -2. ठीक है ना. तो N2 it is N1 M1 by M2 L1 by L2 T1 by T2. तो वैल्यूज डालते हैं यहाँ पर, ये 1 आ गया, ये आएगा kg, ये आएगा ग्राम्स, ये आएगा मीटर्स, ये आएगा सेंटीमीटर. आएगा 1000. ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आएंगे, कैंसिल होगा, का स्क्वायर, ये तो 1 ऑलरेडी, 10⁻⁷. Therefore 1 joules is equal to 10⁻⁷. ठीक है. नेक्स्ट ये करते हैं हम, चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूलास. यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग चेक भी कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है. उसके लिए हम एक ये यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, according to this only that formula is correct in which dimension of every quantity in LHS equals to dimension of every quantity in RHS. मतलब according to this only that formula is correct in which dimension of every quantity in LHS equals dimension of every quantity in RHS. इसका मतलब यह है कि
जब आप लेंथ को लेंथ से ऐड करेंगे ना तो वो लेंथ ही बनेगा। ऐसे मत कर दीजिएगा कि डायमेंशन में जब आप ऐड कर रहे हो तो आप 2L बना दें उसको, ये गलत हो जाएगा। ऐसी जब लेंथ में से लेंथ माइनस होगी तो वो लेंथ ही बनेगी, 0 मत कर देना उसको। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हम दो डायमेंशंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात सब लोग ध्यान से सुनो, कि जब हम दो डायमेंशन, दो चीजों को ऐड करते हैं तो हम वो सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं डिस्टेंस के अंदर स्पीड ऐड नहीं कर सकता, डिस्टेंस प्लस स्पीड नहीं होता कुछ भी, है ना। तो हम लोग सेम टाइप की डायमेंशंस को ही ऐड करते हैं। डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ही ऐड करेंगे, स्पीड को स्पीड के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। बट हम मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो को कर सकते हैं, डिवाइड किन्हीं भी दो को कर सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को तो कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, जब डिवाइड करते हैं तो भी आ जाती है। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट टाइप की हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को कभी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट हमेशा सेम टाइप की। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखना है तो लिख भी सकते हैं, सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली, जिनकी डायमेंशन सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कल को आप वर्क की और टॉर्क की डायमेंशन सेम है तो ऐड कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, वर्क को वर्क के साथ ही ऐड करना है, टॉर्क को टॉर्क के साथ ही करना है, ध्यान रखनी है बात। ये बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो ये सब चीजें भी करते हैं। तो एनी हाउ, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है बेटा, ये रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। देखो एनर्जी और वर्क जो है वो वैसे एक ही चीज है, क्योंकि हम ये लिखते हैं एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसलिए हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। बट वर्क और टॉर्क को नहीं करना है ना, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम नहीं कर सकते इस तरह से ऐड। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए बस सबको कि क्या चीज हमने कब कैसे करनी है, ऐड और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी सबको पता होना चाहिए। आइए अब इसको हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम इसको, v = u + at। सबको पता है सिंबल, सबको पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये सब पता है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में हमारे पास आता है v, इसकी डायमेंशन। जब डायमेंशन लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तो उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये तो वेलोसिटी है, तो हमें तो पता ही है वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, LT-1। अब जो लेफ्ट साइड पे है वो ही RHS1 एंड RHS2 में बनना चाहिए, तभी ये ऐड हो पाएंगे। तो हम RHS देखते हैं, which is RHS1. So when we write RHS1, it is u, that is also velocity, so it is LT-1। अभी मैं लिखता हूँ RHS2, that is AT, इसकी वैल्यू हो जाएगी LT-2 T, LT-1।
S is equal to ut plus half at square LHS. RHS 1 that is ut, ये आएगा u into t, ये वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास L, ये आएगा L t minus 1 into t, फाइनली ये हो गया RHS 2 हाफ AT स्क्वायर। तो मैं खाली AT स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि हाफ जो है वो एक कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। AT स्क्वायर, तो A की डायमेंशन हमें पता ही है, A की डायमेंशन होती है LT माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई T, फाइनली ये भी आ गया L। तो आप क्लियर ही हैं इसमें, इन सब में जैसे LHS इक्वल टू RHS 1, ठीक है, इक्वल टू RHS 2, तो आप बताएंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसे लिखना है। अगेन यहाँ पर भी LHS must be equal to, LHS is equal to here as it is coming RHS 1 is equal to RHS 2। क्लियर होना चाहिए कैसे आप इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आपकी प्रेजेंटेशन सही होगी, प्रेजेंटेशन सही नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपने सही लिख दिया सब कुछ, प्रेजेंटेशन सही से नहीं की तो टीचर आपको बताएंगे मार्क्स डिडक्ट कर, प्रेजेंटेशन इसलिए सही कर, ठीक है बेटा। आगे पे देखते हैं, इस पे थर्ड कर ही लेंगे वैसे तो, b square is equal to u square plus 2s LHS 1 v square velocity LT minus 1 2 L2 t minus 2 RHS 1। अरे किसी को ये टफ तो नहीं लग रहा? किसी को लग रहा है चैप्टर बड़ा मुश्किल सा लग रहा है? भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, रटना है एक्चुअली ना, डायमेंशन जो नहीं पढ़ी है आपने वो याद करनी है बस। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा यार ये चैप्टर सबसे आसान था, जब अगला चैप्टर आएगा, अगले चैप्टर का नंबर आएगा, 2 तो कांस्टेंट ही है, उसको नहीं लिखते हैं इसलिए, तो अगला चैप्टर जब आएगा तब आपको लगेगा यार तो बहुत ही आसान चैप्टर था, इससे पिछला तो ऐसे लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लगता है पिछला तो बहुत आसान था, जैसे आज लग रहा है ना आप घर पे बैठे हैं तो पहले वाला कितना बेटर था, कुछ बहुत अच्छा था, उसको भी अच्छा लग रहा होगा। तो एनी हाउ ये हमने 3 क्वेश्चन हमारे ये डन हो चुके हैं इसके ऊपर। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे कुछ क्वेश्चन अब अलग टाइप के हम देखते हैं इसके अंदर। देखिए ऐसे जैसे आपको क्वेश्चन बन के आएगा, इन वैन डर वाल्स इक्वेशन what are dimensions of A and B if P is pressure, V is volume, T is temperature, R is gas constant। ठीक है, अब हमें इसके लिए करना है कि कैसे इसमें A और B के हमें पता करने हैं, क्या तरीका है इसको पता करने का। तो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होना चाहिए तभी तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो B की डायमेंशन बिल्कुल क्लियर है L3, और इसकी भी क्लियर होनी चाहिए A बाई वी स्क्वायर की, क्यों? ये भी तो P के बराबर होना चाहिए, P तो प्रेशर है, बेसिकली A बाय वॉल्यूम का स्क्वायर जो है वो प्रेशर के बराबर है। प्रेशर क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ml माइनस 1 T माइनस 2, आप चेक कर सकते हैं प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। देयरफॉर
ए की डायमेंशन जो है वो ये आ जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, ये होगा एल सिक्स। तो इसको कनेक्ट करते हैं आपस में, एम एल फाइव टी माइनस टू। ठीक है, ठीक है बेटा। बी आ गया कुछ भी पूछ सकते हैं कल को। देखा नास, बताओ भाई ए बाई बी क्या है, उसकी डायमेंशन क्या आएंगी। बताओ ए इंटू बी क्या है, उसकी डायमेंशन क्या बनती है। कुछ भी पूछ सकते हैं। ए बी स्क्वायर बताओ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। फंडा क्लियर रहेगा आपको। पिछली, अब प्रेशर याद नहीं है ना, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वॉल्यूम सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड की टेंशन नहीं है, तो हमें उसके लिए सोचना नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए सबको। कोई डाउट है अगर इसके अंदर, तो आप अभी पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है। ओके, एक बार ये देख लेते हैं। ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये वंडरवॉल्स इक्वेशन बोलते हैं इसको। हमें इस नाम से कोई मतलब नहीं है अभी। जो इक्वेशन लिखी गई है वो ये है, प्रेशर प्लस ए बाई वी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ए और बी की डायमेंशन बतानी है, बाकी सब चीजें लिख दी हैं। पी क्या है, वी क्या है, टी क्या है, आर क्या है। राइट साइड की हमें टेंशन लेनी नहीं है अभी, लेफ्ट साइड पे देखना है। v और v सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम और v की डायमेंशन सेम है, तभी ये सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है v में से। नहीं तो ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अभी पीछे बात की थी ना हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एक जैसी डायमेंशन ही ऐड होंगी, एक जैसी डायमेंशन ही सब्ट्रैक्ट होंगी। तो b निकला है हमारे पास एक ही बार में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। ये देखिए ना, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इकट्ठा है, तो प्रेशर ऐड हो रहा है ए बाई वी स्क्वायर के साथ। तो ए बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन वही होगी जो प्रेशर की है। प्रेशर की डायमेंशन याद होनी चाहिए, या निकालो फोर्स बाय एरिया करके, निकाल ली। तो ए बाई वी स्क्वायर वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम एल क्यूब होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। एल क्यूब था, एल क्यूब का स्क्वायर एल सिक्स हुआ, वो मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। ए की डायमेंशन आ गई सिक्स और वन फाइव आ गया। ये है, दिस इज वन इन एम, फाइव इन एल, माइनस टू इन। मैं कह रहा था ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ये बताओ या इसको बताओ मल्टीप्लाई करके। फाइनल में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, ये मतलब। अब आप कभी सोचोगे ना एंट्रेंस के अंदर, जेई मेंस के पेपर में या नीट में, इनमें से इससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली, जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है। आगे कभी बताएंगे आपको, इसमें भी देखो, देखकर सॉल्व हो जाते हैं। कई बार डायमेंशनली इनकरेक्ट होती हैं ऑप्शंस, तो वो हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। in relation p is equal to b minus x square a t. p is power, x is distance, t is time। ठीक है ना। देखो अब होता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व, ट्राई कर लो। आई एम वेटिंग, आप लोग ट्राई करो, देखो क्या बनता है इसका, है ना। एक 30 सेकेंड्स, ट्राई दिस वन। क्या आपको लग रहा है आप कर पा रहे हैं इसको भी या नहीं कर पा रहे, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से।
करें इसको आगे, देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले हम इसको फोकस करते हैं, जो सबट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जो ऐड हो रहे होते हैं। पी की डायमेंशन वही होंगी जो एक्स स्क्वायर की होंगी। एक्स तो पता ही है डिस्टेंस है, तो L2, ये खत्म। अब ए की बतानी है हमें डायमेंशन। अब मुझे मालूम है कि पी की डायमेंशन वही है जो इस पूरे की है, पी तो पावर है, तो जो डायमेंशन पी की है वो डायमेंशन दिस अपॉन दिस इसकी होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन L2 है अपॉन ए की डायमेंशन हमें पता करनी है, टी की डायमेंशन टाइम है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ पावर? पावर की डायमेंशन है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन थी ML2, वर्क की थी ML2 T-2, दिस इज T-3। पावर क्या होगी आप चेक कर सकते हो पीछे से। ऐसा नहीं है कि मुझे सब रटी हुई है, मुझे भी नहीं रटी हुई, बेसिक रटी हुई है, बाकी हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो हमारे साथ थोड़ा सा फायदा ये है, हमें फॉर्मूले ध्यान है, तो उसको यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं उसको। M-1 ये नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और T2 बन जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। M-1 L2 कैंसिल, T बनेगा -2, तो ये आ गया। कई बार इसमें A बाय बी, A इंटू बी कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, इस तरह से आप बी आपको बताना है क्या है, बी तो बताना है, वो इसके साथ आ सकता है ना, जो भी वैल्यू है बी की वो बतानी है। काजल आप बताओ क्या पूछ रहे हो? पूछना चाह रहे हो? खाने कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या आप पूछना चाह रहे हैं बताइए, क्या क्लियर नहीं है अभी इसमें? बी और एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस हो रहा है इसलिए उनकी डायमेंशन सेम होगी। जो पी है उसकी डायमेंशन कैसे आप पता करेंगे? जो पी की डायमेंशन है वो वही होगी जो इनकी दोनों की डिवाइड करके आएगी। जैसे एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा है स्क्वायर और ए इंटू टी की मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पी हमें बताइए पावर है, उसकी डायमेंशन हमने लिख दी, ए की फाइनली फाइंड कर ली। ए को इधर लेके जाएंगे, ये डायमेंशन नीचे आएंगी, तो सॉल्व करके हमें मिल जाती है। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? बी में कोई टी की पावर नहीं है यहाँ पे। अरे जब आप ए में है ना, बी में नहीं है, ए के अंदर हो रहा है। जब आप ए को इधर लेके जाओगे, इसको नीचे लेके आओगे, तो ये एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा क्या बन रहा है। ये देखो L2 बनेगा, ए इधर चला गया, ये सब नीचे आएगा, ML2 T
-3 इंटू टी क्या आएगा फिर यहाँ पे? कैलकुलेशन है तो आपको करनी है। टी की वैल्यू आएगी -3, फिर आएगा यहाँ टी, फाइनली आएगा m ऊपर गया -1, L2 कैंसिल हुआ, t -3 और एक इधर 1 है, -2 ऊपर जाके 2 हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन करो आप लोग अपने आप से भी। और क्वेश्चन कर लेते हैं बिकॉज फिर नेक्स्ट क्लास से हम फ्रेश टॉपिक ही करेंगे। The velocity v of a particle depends upon time t as follows. v is equal to लिखा है a plus b t plus c upon में d plus t. Find dimension of a b c d. ठीक है, where t is time and v is velocity. अब देखिए इसको कैसे करना है आपको क्वेश्चन को। इसमें क्या है, a की वही वेलोसिटी होगी, ये प्लस है, b मत ले लेना इसको। a की और v की वेलोसिटी सेम होगी, ऐसे ही bt तभी तो ऐड हो रहा है के साथ क्योंकि वेलोसिटी इसकी सेम है डायमेंशन, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो a की होगी, वो bt की होगी और वो इस पूरे की भी होगी। कोई भी ये क्वेश्चन तो कर लो, कम से कम इसको कर लो। तो a जो है वो वेलोसिटी के बराबर है LT -1 और इधर b और t है जो भी इसी के बराबर है वेलोसिटी LT -1, तो b जो है वो LT -2 आ गया। ठीक है, अब d और t दोनों ऐड हो रहे हैं साथ में, आप देख सकते हैं ये d और t ऐड हो रहे हैं, d और t की डायमेंशन सेम हो जाएगी, d और t की डायमेंशन सेम है तो मतलब वो t में आ गई। अब कंप्लीट जो है ये c अपॉन d प्लस टी की कितनी थी t आ गया, ये पूरी डायमेंशन v के बराबर है विच इज LT -1। c हमें नहीं पता था तो c की वैल्यू आ जाएगी LT -1 इंटू टी, दिस इज L। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, क्लियर है सबको ये? तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। होपफुली आज मुझे लगता है आपको चैप्टर बेटर लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।